जी कंटिन्यू करते हैं। ये आपको क्लियर हो गई है डेफिनेशन फॉरेन कंपनी की? बिल्कुल सही तरीके से क्लियर हो गई है। चलें, हम सबको भी क्लियर हो गई है। सही है, न्यू ऐड हुई है ना? हाँ जी, ये न्यू ऐड हुई है। ये पहले नहीं हुआ करती थी, ये अब ऐड कर दी गई है। चलिए एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। वो कहता है ऑरेंज इनकॉर्पोरेशन इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए एंड इज ऑपरेटिंग इन अ ब्रांच इन कितने हैं ब्रांच ऑफिस यानी अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन पाकिस्तान। तो ये एक फॉरेन कंपनी कहलाएगी। मुझे बताएं जरा, अगर ये यूएसए में ही होती और यूएसए से पाकिस्तान आती ही ना, तो क्या ये फॉरेन कंपनी कहलाती? तब ये फॉरेन कंपनी ना कहलाती। हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और आपको पता है प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो एज इट इज पास पेपर से उठाए गए हैं। और पास पेपर के अंदर वो क्या कहता है? एक्सप्लेन द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट। आपको बताया था ना, पास पेपर के अंदर ये पूछा गया, और ये एक दफा नहीं काफी दफा पूछा गया है। तो उन्होंने बॉडी कॉर्पोरेट की वही सेम डेफिनेशन उठा के तो कॉपी पेस्ट कर दी है। क्लियर है ये डेफिनेशन बच्चों आपको? चले, उसके बाद नीचे आते हैं। वो कहता है टाइप्स ऑफ कंपनीज अकॉर्डिंग टू मेंबर्स लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के हिसाब से दो तरह की कंपनीज होती हैं बेसिकली। मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। एक होती है लिमिटेड लाइबिलिटी, या इसको कह सकते हैं कि लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स जो ऑर्डिनरी कंपनी होती है, इसका मतलब क्या होता है कि मेंबर्स की लाइबिलिटी उतनी ही है जितने के उन्होंने शेयर्स परचेज किए हुए हैं। क्या ये चीज हमने पहले पढ़ी है? ऑफकोर्स ये चीज हमने पहले पढ़ी है कि लिमिटेड बाय शेयर्स हमने इन अल्फाज के साथ नहीं पढ़ा था, लेकिन हमने पढ़ा था कि एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के अंदर जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी सिर्फ उतनी ही होती है जितने के उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं। तो अगर कंपनी को कोई हैवी लॉस हो गया तो उनका सिर्फ शेयर डूबेगा, उसके अलावा उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। फिर उसके बाद होती है एल टी डी, लिमिटेड बाय गारंटी। राइटिंग पे नहीं जाना, आपने बस महसूस करना है कि ये गारंटी लिखा हुआ है। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब है कि आपने कोई पैसा नहीं दिया, आपने कोई शेयर नहीं खरीदे हुए कंपनी के। हाँ, आपने कहा हुआ है कि जब कंपनी डूबने लगे, जब कंपनी वाइंड अप हो रही हो, मैं इतने पैसे दे दूंगा, तो फिर आप उतने पैसे दे देंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यहां तक देसी टोटका जो मैंने आपको बताया है उसके हिसाब से क्लियर है। अब हम इसको सही तरीके से पढ़ते हैं कि आपकी किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है। वो कहता है कि दो तरह की कंपनीज हैं, उसने पहले डेफिनेशन दे दी है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, किधर गया ये? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। वो कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मीन अ कंपनी हैविंग लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम। ये बाय द मेमोरेंडम जो चीज है, ये आप बस इतना याद रखें कि उनके मेमोरेंडम में ये लिखा हुआ है। मेमोरेंडम क्या होता है ये आप इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन अपने ये याद रखना है कि जिनकी लाइबिलिटी इनके मेमोरेंडम के मुताबिक कितनी होती है, टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट रिमेनिंग अनपेड ऑफ द शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। इन्होंने रिमेनिंग अनपेड क्यों लिखा हुआ है? कल वाली कितने एग्जांपल याद करें। 7.5 पर शेयर हमने पे कर दिया, 2.5 रह गया, तो इसका मतलब है कि वाइंड अप जब से कुछ होगी कंपनी तो ये 2.5 देंगे। और अगर ये पे कर दिया हुआ है सारा, 10 रुपीज पे कर दिए हुए हैं, तो कभी वाइंडिंग अप के वक्त ये कुछ देंगे? बताओ बच्चों, वाइंडिंग अप के वक्त ये कुछ देंगे फिर, अगर इन्होंने पूरा पे कर दिया हुआ है? फिर ये नहीं देंगे, फिर ये सिर्फ शुभ कामनाएं देंगे। मेमोरेंडम में तो हमेशा वो अमाउंट लिखनी है जो जितने के शेयर परचेज किया। यस, देखें, मैम इसके अंदर ये नहीं लिखना। बेसिकली आप जब मेमोरेंडम बनाते हैं ना, तो उसके अंदर एक और भी चीज लिखते हैं जिसको कहा जाता है अंडरटेकिंग। वो अंडरटेकिंग ये होती है कि जितने पैसे देने थे कंपनी को इस शेयर होल्डर ने, वो पैसे दे दिए हुए हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि आपकी जो टोटल फेस वैल्यू जो शेयर्स की है वो भी उतनी ही है, और जितने पे कर दिए हैं वो भी उतने ही है। बेसिकली ये हम थ्योरी की हद तक ये चीज पढ़ते हैं कि आपने 7.5 रुपीज पर शेयर दे दिए हैं, 2.5 रहते हैं। पाकिस्तान में ये अलाउड नहीं है कि आप पार्शली पेड अप शेयर ले सकें।
पाकिस्तान के अंदर है कि आपने शेयर लेने हैं, पूरे पैसे दें। चलें, ये दो लाइनें आपको बच्चों क्लियर हो गई हैं कि उन्होंने क्या कहा हुआ है? क्लियर है बच्चों? चलें, उसके बाद वो कहते हैं मोस्ट बिजनेसेस दैट इनकॉर्पोरेट एज अ कंपनी आर कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है ना, जो नॉर्मल कंपनीज होती हैं वो लिमिटेड बाय शेयर्स ही होती हैं, क्योंकि आपने कभी नहीं सुना होगा मेरे ख्याल से, हमेशा यही सुना है कि हाँ भी कंपनी की शेयर खरीदे, कभी ये नहीं सुना होगा कि हाँ भी कंपनी को वादा किया हुआ है अगर वो बंद होने लगी तो उन्हें पैसे दे देंगे। उसके बाद वो कहते हैं द ग्रेट एडवांटेज ऑफ दिस फॉर्म ऑफ कंपनी इज दैट द कंपनी इज एबल टू रेज एडिशनल कैपिटल बाय इशूइंग न्यू शेयर्स। ठीक है, यहां तक हमने इसको छोड़ दिया है। वो कहता है कि इस तरह की कंपनी का एडवांटेज ये होता है कि अगर उन्हें ज्यादा पैसों की जरूरत है वो ज्यादा इशू कितने शेयर इशू कर देंगे। शेयर इशू करेंगे तो क्या होगा, नए लोग शेयर खरीदेंगे और इनके पास पैसा आएगा। यहां तक क्लियर हो गई है? ये चार हरफ निकाल दें, अगर चार अल्फाज निकाल दें, ये क्लियर हो गया? चलें, ये वो कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि आप शेयर्स तब तक इशू नहीं कर सकते जब तक आपके शेयर होल्डर्स जो हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, वो अप्रूव ना कर दें कि हाँ भी आप नए शेयर्स इशू करते हैं। तो अगर वो नहीं कहते, वो अप्रूव ही नहीं करते, तो इसका मतलब है कि आप नए शेयर इशू नहीं कर सकते। क्लियर है बच्चों? अब ये चार अल्फाज क्लियर हो गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। वो कहता है डेफिनेशन किस चीज की, लिमिटेड बाय गारंटी। पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मींस अ कंपनी हैविंग शेयर हैविंग लायबिलिटी टू इट्स मेंबर लिमिटेड टू दी कितने हैं, लिमिटेड बाय मेमोरेंडम। यहाँ तक वो सारी चीज वही लिखी हुई है कि मेमोरेंडम के मुताबिक इनकी कितनी लायबिलिटी है, टू दी अमाउंट एज मेंबर्स में रिस्पेक्टिवली देयर बाय अंडरटेक। अंडरटेक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जितनी मेंबर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है टू कंट्रीब्यूट टू दी एसेट्स ऑफ द कंपनी इन इवेंट्स ऑफ इट वाइंडिंग अप। वो कह रहे हैं कि इनकी इनमें मेंबर्स की सिर्फ उतनी ही लाइबिलिटी है जितनी की इन्होंने वादा किया हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है कि जब कंपनी वाइंड अप हो रही है, वाउंड अप हो रही है, बंद हो रही है, तो वो पे करेंगे। क्लियर है बच्चों? ये तीन लाइन, ये ढाई लाइनें क्लियर है बच्चों आपको? उसके बाद वो कहता है लिमिटेड गारंटी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मे और मे नॉट हैव अ शेयर कैपिटल। उनके पास हो सकता है शेयर कैपिटल हो ही ना, वो डोनेशंस पे चलते हो। होती है ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो बिल्कुल कितने चंदा पे चलती होती हैं, वो लिमिटेड बाय गारंटी होती हैं। वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि उसके अंदर शेयर कैपिटल ना हो सकता है उसके अंदर हो भी सकता है। हो सकता है एक लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी हो, लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी हो, लेकिन उन्होंने अंदर मेमोरेंडम के अंदर ये क्लॉज भी डाली हो कि हाँ भाई वाइंडिंग अप के वक्त लोग इतने पैसे देंगे। बोस भी हो सकती हैं। फिर उसके बाद वो कहता है लिमिटेड द लायबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल इज रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ गारंटी। अगर एक कंपनी में शेयर कैपिटल है ही नहीं तो सिर्फ उतनी ही अमाउंट आपने वाइंडिंग अप के वक्त दे दी है जितनी कि आपने वादा किया हुआ था। क्या हमने यहाँ पे यही पढ़ा है? क्या हमने यहाँ पे यही पढ़ा है? लेकिन डोनेशन से तो एनपीओ चलती हैं। बेटा 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 क्या हो गया? देखें जरा एनपीओ, खंसा आप बताएं एनपीओ कैसे बनती है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। ठीक है ना? खैर ये एक बड़ी कितने हैं मार्फत की बातें हैं। ये हम इंशाल्लाह उस वक्त पढ़ेंगे जिस वक्त हम बुजुर्ग हो जाएंगे। यानी मेरे ख्याल से शायद अगला ही टॉपिक इसका यही है। वो भी कंपनीज ही होती हैं, ठीक है ना? वो भी कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक बनती हैं, लेकिन उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है ये हम इंशाल्लाह तब पढ़ेंगे जब हम इसको पढ़ेंगे। ये आगे टॉपिक आएगा। मतलब मैं कोई बहुत अजीम आदमी नहीं हूँ जो मुझे ये सेक्शन याद हो। ये हमने पढ़ा है, पढ़ना है इसी सिलेबस में। तो ये आपने अभी तक आपने देख लिया कि भाई वो कंपनी जिनका कोई शेयर कैपिटल नहीं है,
तो उसके मेंबर्स सिर्फ उतनी हद तक लाइबल हैं कितने कंट्रीब्यूट करने के लिए जितनी हद तक उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हाँ भाई वाइंडिंग अप के वक्त हम कंट्रीब्यूट करेंगे। इन केस द कंपनी डज हैव अ शेयर कैपिटल, तो फिर क्या होगा, दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट गारंटी एज मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम। गारंटी बाय कितने, लिमिटेड बाय गारंटी है, तो वो अमाउंट जो आपने गारंटी की थी वो तो आपने पे करनी करनी है, उसमें तो कोई शक है ही नहीं। उसके अलावा क्या होता है, इन एडिशन टू अनपेड शेयर्स, उन्होंने ये दोनों चीजें मिला दी हैं, मतलब उन्होंने मतलब लिमिटेड बाय गारंटी भी मिला दिया, लिमिटेड बाय शेयर भी मिला दिया। ठीक है ना, लिमिटेड बाय शेयर के अंदर आपकी कितनी लाइबिलिटी थी, अगर आपने 7.5 दिए 2.5 नहीं दिए तो आप 2.5 देंगे, और अगर साथ आपकी लिमिटेड बाय गारंटी भी है तो आप वो वाली अमाउंट भी देंगे जो आपने गारंटी की है। क्लियर हो गया बच्चों, ये क्या कहना चाह रहे हैं? चलें, ये इसकी डेफिनेशंस आपने जितने याद करनी है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। शेयर्स भी खरीद सकते हैं, साथ में गारंटी भी दे सकते हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही कर सकते हैं, दोनों चीज का काम एक साथ कर सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरी लाइबिलिटी की किस्म आती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्या मुझे आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है? ठीक है ना, वो तो हमने पार्टनरशिप एक्ट के अंदर भी पढ़ा हुआ है। वो कहते हैं अनलिमिटेड कंपनी मींस अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट टू द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। यानी अगर वाइंडिंग अप के वक्त आपका एसेट्स कम पड़ गए, लाइबिलिटी ज्यादा हो गई, तो शेयर होल्डर्स का घर बेच के भी आप उसको पैसे पूरे कर सकते हैं। वो कहते हैं दिस हैज ऑल द एडवांटेज ऑफ अ नॉर्मल कंपनी, नॉर्मल कंपनी की तरह है, लेकिन लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज नॉट लिमिटेड। इन प्रैक्टिस अनलिमिटेड लाइबिलिटी आर फेयरली रेयर बट आर समटाइम यूज्ड एज अ पार्टनरशिप स्टाइल बिजनेस। ठीक है ना, कंपनी रजिस्टर्ड हो जाते हैं लेकिन वो एक पार्टनरशिप स्टाइल में रजिस्टर्ड होते हैं, मतलब रजिस्टर हो जाते हैं लेकिन काम इनके पार्टनरशिप स्टाइल वाले होते हैं, और ये बहुत कम होती हैं। आपको फायदा ही नहीं है कंपनी बनाने का अगर आपने अनलिमिटेड लाइबिलिटी रखनी है, तो इससे बेहतर है बंदा पार्टनरशिप ही बना ले। ठीक है ना, इसलिए ये कम होती हैं, क्योंकि अगर एक बंदे ने कंपनी बनानी है तो उसका सबसे बड़ा मकसद ही ये होता है कि वो लाइबिलिटी अपनी लिमिटेड रखे। यहां तक आपको पेज नंबर 6 के एंड तक बच्चों आपको क्लियर है? चलें, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं क्योंकि आपको ये हजम करने में मुश्किल होगी, इसलिए कंपनीज की डेफिनेशन जो हैं वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज हम यहाँ तक पढ़ के यस, वो कहते हैं पार्टनरशिप मेंबर एग्जिट, लेकिन वो पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं। यस, वो पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं लेकिन वो कितने हैं, उन्होंने कंपनी बनानी पड़ जाती है उन्हें, क्योंकि आपका एक छोटा सा आपसे आप दोनों से एक क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स पार्टनर्स कितने होते हैं, उसको बता सकता है? हंसा कहती हैं 20 होते हैं, फरा कहती हैं 20 होते हैं। 20 लॉक कर दूं, पक्की बात है 20 होते हैं? डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है? सर्विसेज बेस्ड है नहीं। मैंने इसीलिए सबसे पहली ये चीज लिखी थी, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट कितने हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने कोई मैक्सिमम की लिमिट नहीं बताई। कंपनीज एक्ट 2017 कहता है कि अगर आपकी पार्टनरशिप एक्ट के 20 से ज्यादा मेंबर्स हो जाएं तो आप उसको कंपनी बनाएं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं रखी। ठीक है बच्चों, ये छोटा सा एक क्विज था आपके लिए। यहाँ पे हम अपना लेक्चर को क्लोज करते हैं, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। क्या मैंने आपको बता दिया हुआ है कि आपका होमवर्क क्या है, क्या क्या लिखना है और क्या क्या याद करना है? चलें, गुड हो गया। आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा, और हो सके तो दुआ में मुझे याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। ये दोबारा बता देता हूँ।
मैं बता रहा था कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है उसने खुद से कोई लिमिट नहीं बताई कि आपके पार्टनर मैक्सिमम कितने होने चाहिए। आपके पार्टनर्स जो हैं, अच्छा होमवर्क दोबारा बता दूं मैं, अच्छा, मुझे लगा आप ये कह नहीं बताने के लिए। मैं आपको होमवर्क दोबारा बता देता हूँ। ये 3 चीजें आपने पढ़नी है और इनको समझना है, ठीक है। जितना लिखा हुआ है सिर्फ उतना ही समझना है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपने कंपनीज की डेफिनेशन पे, ये वाली कंपनीज आपने कितने हैं डेफिनेशन पढ़नी है, इसको समझना है थोड़ा सा। कंपनी लॉ में आपने याद रखने के कौन कौन से एक्ट हैं। 13 है, 1984 का ऑर्डिनेंस है, 2016 का ऑर्डिनेंस है और 2017 का एक्ट है। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन जो है ये आपने लिखनी है, इसको लिखना भी है, इसको याद भी करना है। फिर उसके बाद एनालिसिस ऑफ द गिवन डेफिनेशन, ये आपने पढ़ना है, समझना है, और कोई इशू हो तो आपने पूछना है। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं, फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन है, ये उसने न्यू एडिशन डाली है, न्यू इंक्लूजन है, तो हो सकता है वो आपसे पूछ ले, इसलिए ये लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपसे वो पूछेगा कि लिमिटेड ये कितने हैं, लाइबिलिटी की कितनी टाइप्स हैं, तो इनको भी आप समझ लें। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है, मतलब अभी इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको लिखना चाहें तो जरूर लिख सकते हैं, आपको फायदा होगा इसका, ठीक है। क्लियर है बच्चों? चलें, दोबारा से आप अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो दुआ में मुझे याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।